हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 30 जनवरी के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देख सकते हैं आप इस पेपर में थोड़ा चेंज किया है पैटर्न। 11th का वेटेज बढ़ा दिया है, 12th का वेटेज थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि थोड़ा अलग है। अभी तक आप जो भी वीडियो देखे होंगे उसमें 12th का वेटेज ज़्यादा है, 11th था और 11th का वेटेज कम था, लेकिन इस वीडियो में इस पेपर में थोड़ा अलग कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो एग्जाम है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा ही। कभी 11th का वेटेज बढ़ाएगा, कभी 11th का वेटेज कम करेगा, कभी 12th का वेटेज बढ़ाएगा, कभी 12th का वेटेज कम करेगा। नेक्स्ट है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये चीज कांस्टेंट है, इनऑर्गेनिक का वेटेज फिजिकल ऑर्गेनिक से ज्यादा है। तो फिर से हम यही रिपीट करेंगे कि जितना मेहनत से आप फिजिकल ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं उतना ही मेहनत से इनऑर्गेनिक को भी पढ़िए, क्योंकि इनऑर्गेनिक ज्यादा स्कोरिंग होता है। फिजिकल ऑर्गेनिक में थोड़ा दिमाग लगाना होता है, अगर इनऑर्गेनिक फैक्ट बेस्ड होता है जनरली। तो अगर आपको फैक्ट पता है तो आपका मार्क्स कम नहीं होता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। चलिए पेपर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहला है फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव। तो एक चीज याद रखिएगा, फेलिंग टेस्ट देता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता। चेक करते हैं, ये एरोमेटिक गलत, ये भी एरोमेटिक गलत, ये भी एरोमेटिक गलत, ये सही। फोर्थ ऑप्शन ही सही हो गया, सेकेंड पार्ट का जरूरत ही नहीं है। फिर इसको देख लेते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट with treatment with sodium nitroproside gives a blood red color। blood red color के लिए मतलब सल्फर होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन में सल्फर है। फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हो सल्फर है, ठीक है ना, सल्फर है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन्स मार्क्ड A to D। चलिए देखते हैं, ये कंपाउंड है तो ये तो पता होगा आपको। ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऑर्गेनिक में देखा जाए तो मोस्ट एसिडिक ये हो जाएगा HC मोस्ट एसिडिक। उसके बाद होगा HD। अब लोग HD क्यों ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इस साइड के साथ और बेंजीन दोनों के साथ रेजोनेंस में जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब HD रिमूव होगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कार्बोक्सिलिक के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस, तो HD का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। फिर यहाँ देख लो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होता है। उसके बाद हो जाएगा HA और लास्ट में बच गया HB। ये GOC का क्वेश्चन था, हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। कंफ्यूजन बच्चों को HA और HD में हो सकता था, तो HD इसलिए ज्यादा एसिडिक है क्योंकि जो रेजोनेंस है दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन तो किस ऑप्शन में है, CDAB, CDAB सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है CDAB, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन था GOC का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असर्सन एंड रीजन, असर्सन कीटोज गिव सेलिवानोव टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कीटोज जो है सेलिवानोव टेस्ट एल्डोज से फास्टर देता है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, अगर आप PYQ सॉल्व किए होते 2021 का 2022 का तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए PYQ सॉल्व करना जरूरी होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा, कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ सरफ्यूरा। गलत है, बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन A सही है, R गलत है, A इज करेक्ट, R इज फॉल्स, थर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इस है ना, ध्यान रखिएगा। वैसे ये NCERT में रिएक्शन नहीं दिया है ना, तो इसको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे। और थोड़ा सा बच्चे सेलिवानोव टेस्ट को इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं ये 2022-21 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए PYQ सॉल्व करोगे तो कई बार क्वेश्चन PYQ से डायरेक्ट रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the extraction of copper, its sulfide ore is heated in a laboratory furnace after mixing with silica 2। तो याद रखिएगा सिलिका इसलिए ऐड करते हैं ताकि FeO को रिमूव कर सके एज अ स्लैग।
है ना, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, पहले भी आ चुका है ना, पहले भी जेईई मेंस में आ चुका है, काफी फेमस है, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। ये होगा फोर्थ होगा। इसको हम इजी क्वेश्चन करेंगे, इजी इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ये पीवाईक्यू में कई बार आ चुका है कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या होता है, तो स्लैग FeSiO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। FeO इम्प्योरिटी होता है, इसको SiO2 ऐड करके हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड में कौन सा एंट एसिड है? रैंटिडीन। याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में साफ साफ दिया है कि रैंटिडीन एक फेमस एंट एसिड है जो कि स्टोमक में एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, उसका एक्शन को रिड्यूस करता है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया है, इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। मॉडरेट इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, इस चैप्टर को खासकर नहीं एनसीईआरटी में पढ़ते, है ना। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन, एक बार कोल्ड H2SO4 से, एक बार H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो कोल्ड H2SO4 के साथ करोगे ना तो हो जाएगा डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब सोच लो क्या है, H2SO4 ब्रेक करेगा आपको H+ और HSO4- में, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। 1 हो सकता है, 2 गलत है, 3 गलत है, 1 या 4 में से होगा, 1 या 4 में से। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट देख लो, चूंकि ये थोड़ा हाई टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कार्बोकटाइन बनेगा। तो पहले H+ अटैक करेगा, इस पे मार्कोनिकोव रूल से अटैक करेगा CH2 पे, तो कार्बोकटाइन बना। H+ अटैक करेगा, कार्बोकटाइन बना। अब ये कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह फिर से एल्कीन पे अटैक करेगा, दूसरे एल्कीन के मोल पे। ठीक है, अब ये कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह समझ लो, पाई बॉन्ड है, डायरेक्ट अटैक करेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देख लो आप। ठीक है, ये बना इंटरमीडिएट। अब जैसे H+ तो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट H+ तो हटना भी पड़ेगा, तो -H+ होगा, तो -H+ से डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? डबल बॉन्ड आपको आएगा इनके बीच में, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लगेगा। आपको पता है डबल बॉन्ड उस साइड लाते हैं जिस साइड से अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन में ज्यादा हो, रेजोनेंस तो प्रोडक्ट में होगा नहीं, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। डबल बॉन्ड किस में है? इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, ये हो गया, फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको हम डिफिकल्ट बोलेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा था, है ना। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। कोल्ड पे डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और हाई पे पहले कार्बोकटाइन बनेगा और फिर वो कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल बन के दूसरे अल्कीन पे अटैक करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बस इसमें ऑप्शन थोड़ा, अगर आपको ये पता होता कि कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल बन के दूसरे अल्कीन पे अटैक करेगा तो सोच सकते थे कि अल्कीन बनेगा। मतलब ऑप्शन थोड़ा सा इजी दिया है, वैसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड समझते हो आप, NC होना चाहिए। पहला सही है, ए सही है। AgCN का आप स्ट्रक्चर देख लो, ये AgCN होता है, तो N पे लोन पेयर है तो वही अटैक करेगा। NCERT हेलोल्केन्स में साफ साफ दिया है। ए सही है, बी भी सही है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आप पढ़े हो, बी है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, अमाइन चैप्टर में पढ़ना है, सही है। इसमें भी आइसोसाइनाइड ही बनता है, सही है। सी गलत है, 2 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड नहीं देता, 2 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड नहीं देगा, तो सी गलत है। डी गलत है, क्यों? क्योंकि जो KCN है ना वो साइनाइड अटैक करवाएगा, आइसोसाइनाइड नहीं देगा। OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, OTS गुड लिविंग ग्रुप है, तो साइनाइड इस पर अटैक करेगा तो बेंजाइल साइनाइड बनेगा। OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप है ना, तो वो हट जाएगा OTS और CN अटैक कर देगा तो साइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। तो आंसर होगा A एंड B।
ए एंड बी कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, इजी क्वेश्चन। हेलोल्केन्स का है और अमाइंस है, थोड़ा सा अमाइंस और हेलोल्केन्स को मिक्स कर दिया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से असर्शन रीजनिंग। इनएक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट होता है। सरफेस केमिस्ट्री में साफ साफ दिया है, ये सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है। सेमी प्रिलिम बैग सही है। सिलिका जेल एड्सॉर्ब्स मॉइस्चर, बिल्कुल सही है। सिलिका जेल मॉइस्चर एड्सॉर्ब करता है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, तो रीजन भी सही लग रहा है हमको। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वैसे भैया एड्सॉर्प्शन बिल्कुल सही। Thus protects the instrument from water corrosion, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो A and R is correct and R is the correct explanation. R is the correct explanation. तो थर्ड हो जाएगा। याद रखना सिलिका जेल SiO2 is a good adsorbent, ठीक है ना। ये NCERT सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में साफ साफ मेंशन्ड है। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम करना है, देखते हैं। डी तुमको साफ साफ दिख गया, फिंकेलस्टाइन है, डी का 3 होगा। डी का 3 किस में है? डी का 3 सिर्फ फोर्थ में है, खत्म हो गया भाई, ऐसे ही खत्म हो गया। चलो फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं। ए का 2, ए का 2 सही है, वुड्स फिटिंग है। बी का 1, बी का 1 भी सही है। ये सैंडमेयर है, ये भी सही है। हमने तो डी सही कर दिया क्योंकि बहुत फेमस रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन। वैसे बाकी भी इजी है, ये हेलोल्केन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी हेलोल्केन से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ये सब नहीं आता है, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं रहे हो, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, पॉलीमर्स का लग रहा है नाम से, तो देखते हैं क्या है। कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई, बिल्कुल सही है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन। नाइलॉन 6 देता है, रिएक्शन लिखवा देते हैं। 7 मेंबर्ड रिंग है। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। ये कैप्रोलैक्टम है, याद रखिएगा, कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम है। 7 मेंबर्ड रिंग होता है, याद रखना। कैप्रोलैक्टम इज अ 7 मेंबर्ड रिंग। उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे हीट करने पे तो मिलता है नाइलॉन 6। देख लो कैसे मिलेगा। NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O होल N, इसका N मोल ले लोगे तो होल N हो जाएगा। पॉलीमर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत फेमस है कैप्रोलैक्टम, एडवांस में भी आता है कई बार और मेन से भी कई बार आ चुका है। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट है एनसीईआरटी से, इजी क्वेश्चन। नाइलॉन 6 फोर्थ होगा, ये याद रखिएगा। कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर्ड रिंग है। ये सब क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ सकता है कि कैप्रोलैक्टम में कितना मेंबर होता है। 7 मेंबर्ड रिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सल्फेट है सब लग रहा है, इनऑर्गेनिक से लग रहा है, देखते हैं। द अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स व्हिच आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। एक चीज याद रखिएगा, सल्फेट्स का सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे ग्रुप में डिक्रीजेस। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, एनसीईआरटी एस ब्लॉक क्लास 11 साफ साफ मेंशन्ड है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सल्फेट्स का सॉल्युबिलिटी घटता है, इसीलिए बेरिलियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है, BaSO4, या पढ़े हो लैब में, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे घटता है। तो सॉल्युबल कौन होगा? ए तो बिल्कुल सॉल्युबल है। ए कौन कौन से ऑप्शन में है? ए 2 ऑप्शन में है, ए फर्स्ट सेकंड दोनों सॉल्युबल होगा। बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट दोनों सॉल्युबल होता है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट भी वाटर में ठीक ठाक सॉल्युबल होता है, बाकी सबका सॉल्युबिलिटी थोड़ा कम होता है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। इस ब्लॉक का है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछ रहा है? लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन का क्या है आपको पता है? CO स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होता है ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग CO स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होता है। एक ही ऑप्शन भाई, जिसने ऑप्शन बनाया बिल्कुल भी सोच के नहीं बनाया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, ये बोर्ड्स में भी आता है।
कि वाई CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड। इजी है ना, एक ही ऑप्शन में CO सबसे ज्यादा है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन से तो लग रहा है या फिर पी ब्लॉक का होगा या फिर इन्वायरमेंटल का होगा। चलो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए क्या दे रहा है, इवॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन पूछ रहा है। ये बता चुके हैं सर, ये रिपीट किया है, ये पहले भी आ चुका है 24 जनवरी या 25 जनवरी को, आप देख लीजिएगा। तो NO2 लाइट के साथ देता है NO+O, जो O है O2 के साथ देगा ओजोन, सॉरी O2 O के साथ देगा ओजोन। ओजोन जो है वो NO के साथ देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ओजोन NO को ऑक्सीडाइज कर देगा और मिलेगा NO2 और O2। तो क्या है आपको, ये है A, ये है B और ये है C। देख लो फोर्थ ऑप्शन। स्मॉग पे बहुत रिएक्शन आ चुका है इस बार, जो जेईई मेंस जितना हो चुका है बहुत रिएक्शन आ चुका है। मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाहर का भी कुछ नहीं पढ़ना आपको। तो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्या है, during the qualitative analysis of sulfide using dilute H2SO4 SO2 gas is evolved which turns potassium dichromate solution। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है। डाइक्रोमेट आयन SO2 के साथ एसिडिक मीडियम में Cr3+ में कन्वर्ट होता है और SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। डाइक्रोमेट आयन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 है रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट आयन में और इसका कलर होता है ग्रीन और इसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज रेड। तो प्रोडक्ट का कलर पूछ रहा है तो ग्रीन होगा 3। इजी क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, जेईई मेंस में PYQ में देखने को मिल जाएगा आपको। इजी क्वेश्चन है, ये सब रिएक्शन पता होना चाहिए। ये सब रिएक्शन भी नहीं पता है मतलब पढ़ाई नहीं ठीक से करते हैं। Next question. To inhibit the growth of tumors, identify the compounds used on the following. सिस्प्लैटिन है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, तो ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है। सिस्प्लैटिन का फॉर्मूला होता है PTNH3/2Cl2। ये सिस्प्लैटिन है, याद रखिएगा। सिस इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो सिस आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। देख लो आप, प्लैटिनम है ना, अमोनिया Cl तो सिस आइसोमर है। तो देख लो क्या होगा, सिस्प्लैटिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम, बिल्कुल PTNH3/2Cl2। कैसे होगा BND किस में है, फर्स्ट में ही है, खत्म। याद रखना सिस प्लैटिन में सिस इसलिए क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है कंपाउंड और ये सिस आइसोमर है। 90 डिग्री पेन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो सेम लाइगेंड अगर 90 पे हो तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस शो करता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। इसको हम इजी क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि सिस प्लैटिन से भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, है ना। ये क्वेश्चन जो है कि सिस्प्लैटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये पहले भी आ चुका है जेईई मेंस में। अगर आप PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, कोई कोऑर्डिनेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप पढ़े ही होंगे। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। सॉल्ट एनालिसिस वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आप लैब मैनुअल में देखे होंगे। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके लैब मैनुअल में ग्रुप 0 से ग्रुप 6 तक का ग्रुप रिएजेंट और कौन कौन से कैटायन कौन से ग्रुप में लाइक करते हैं वो पता होना चाहिए आपको, जरूर याद रखिएगा। या अप्रैल शिफ्ट में भी आएगा आपके जो लैब मैनुअल है उसमें, देखिएगा सॉल्ट एनालिसिस में ग्रुप रिएजेंट्स दिए, ग्रुप रिएजेंट्स और ग्रुप कौन से, ग्रुप 0 में कौन से कैटायन है, ग्रुप 1 में कौन से कैटायन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल शिफ्ट में रिपीट करेगा। डजंट बिलोंग टू ग्रुप 4, इजी है, Fe3+।
ये ग्रुप 3 में बिलोंग करता है, बाकी तीनों ग्रुप 4 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़े होगे तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हो तो डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे साथ तो इजी क्वेश्चन है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन, इनका ग्रुप रिजल्ट भी याद रखिएगा, ठीक है ना, वो भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मॉलिक्यूल दिया है नंबर ऑफ लोन पेयर IF7। तो आयोडीन का पता है आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 बॉन्ड बनाए हुए, 0 लोन पेयर, तो A का 4 हो जाएगा। HCF2 आपको पता है लीनियर शेप है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर, तो D का आपको 1 हो जाएगा। चलो देखते हैं D का 1 किस में है, D का 1 है, और A का 4, D का 1 सेकंड में खत्म हो गया, A का 4 और D का। चलो बाकी भी देख लेते हैं, B का 3 बिल्कुल सही है, ICl4 माइनस में 2 होता है, और HCF6 में 1 होगा, है ना, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बना के देख सकते हो। इजी क्वेश्चन है ये बॉन्डिंग का भी कर सकते हो या पी ब्लॉक का भी। पी ब्लॉक में इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में क्लास 12 के, ये बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन कर सकते हो, पी ब्लॉक का भी कर सकते हो, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है एक तरह से। वैसे इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो लिखना आना चाहिए, बिना बेसिक स्ट्रक्चर लिखे आप केमिस्ट्री का पढ़ाई नहीं कर सकते। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग। पहले तो स्ट्रक्चर देख लो OF2 का, ये होता है OF2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एंगल 103 डिग्री। OF2 का याद रखिए एंगल 103 डिग्री होता है ना। इसी तरह से एक और होता है Cl2, चलो ये भी बता देते हैं आपको, Cl2 में याद रखिए खास बात होता है क्या, इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री के आसपास होता है। मतलब क्या है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इनके बीच जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्लोरीन जो एटम का साइज बड़ा है तो इनके बीच जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो लोन पेयर रिपल्सन को डोमिनेट कर देगा। तो याद रखिएगा, तो Cl2 वो है एक तरह से वेस्पर्ड थ्योरी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता। तो चलो देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन इज 2 बिल्कुल सही है, FOF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 104.7 बिल्कुल सही है, 103 है। तो AB किस में है, AB फोर्थ में, खत्म हो गया। 2 करके आप, अच्छा नहीं AB इसमें भी है, सेकंड में भी है, AB सेकंड में भी है। चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, गलत है। आपको पता होगा, पढ़े होगे रेडॉक्स रिएक्शन में पी ब्लॉक में भी कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन का 3.5। तो चेक कर लो, x + 2 × -1 = 0, तो x + 2 होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, तो ये गलत है। बेंट V सेट बिल्कुल सही है, तो है ना। और बाकी देखिए, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रीज लीनियर, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रीज लीनियर नहीं भाई, बेंट V सेट है, तो ये गलत हो गया, ई गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही, ए फोर्थ सही है ना। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। मॉडरेट इसलिए कि हो सकता है आपको बॉन्ड एंगल नहीं पता हो, बाकी सब पता होना चाहिए। तो OF2 का और Cl2O का, दोनों का बॉन्ड एंगल याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आगे भी, है ना। Cl2O का बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा होता है, वहीं क्लोरीन का साइज बड़ा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लोन पेयर रिपल्सन को डोमिनेट कर देगा। और OF2 में तो नॉर्मल वेस्पर्ड थ्योरी फॉलो करता है, तो 103 डिग्री। मॉडरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ, क्या क्या ऑप्शन है, इजी है, LiH और Al2Cl6, है ना। एनसीईआरटी बुक में दिया है क्लास 11th के, है ना। हाइड्रोजन में देख लीजिएगा, हाइड्रोजन में मिल जाएगा आपको हाइड्राइड्स में, है ना। तो क्या बनता है देख लो आप, LiAlH4 + LiCl। बैलेंस नहीं किया है, देख लीजिएगा बैलेंसिंग। वैसे डायरेक्ट रिएक्शन है एनसीईआरटी का। वैसे ये रिएक्शन आज तक पहले कभी पूछा नहीं था, हाइड्रोजन चैप्टर भी रिएक्शन है, लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं था।
तो इसको हम कहेंगे गुड क्वेश्चन। मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, लेकिन इजी नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिएक्शन आज तक पूछा नहीं था, फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। तो मॉडरेट क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 11th देख लीजिएगा, उसमें रिएक्शन हाइड्राइड्स में दिया हुआ होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच करना है एटॉमिक नंबर ऑफ ब्लॉक। 37s ब्लॉक होता है, आप चेक कर लीजिएगा, इजी है। 37s ब्लॉक होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम का 37 होता है। 78 प्लैटिनम का होता है। अगर आप कोऑर्डिनेशन किए होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन मतलब डी, प्लैटिनम मतलब डी ब्लॉक। प्लैटिनम का होता है एटॉमिक नंबर 78, तो डी ब्लॉक। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 2। ए का 4, बी का 2, खत्म हो गया, फोर्थ खत्म हो गया। वैसे 65 आपको पता है 58 to 71 के बीच लाई कर रहा है, लैंथेनाइड्स होगा, एफ ब्लॉक है ना, तो डी का भी 3 हो जाएगा, डी का भी 3 है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इजी क्वेश्चन। जो बच्चा पीरियोडिक चैप्टर क्लास 11th का अच्छे से पढ़ा होगा उससे आराम से हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो बस स्कोरिंग क्वेश्चन है, ताकि कोई बच्चा थोड़ा बहुत कम भी केमिस्ट्री का नॉलेज है तो उसको कर दे। जो बच्चा ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, मतलब उसका केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत वीक है। चलिए हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। क्या क्वेश्चन है? आपको एक ये सेल दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है, रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले रिएक्शन लिखेंगे हम। रिएक्शन क्या है? एनोड कैथोड का। एनोड पे हो जाएगा हाफ H2 गिव्स H प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा? ये रिएक्शन है कैथोड पे। ऐड कर दो ओवरऑल रिएक्शन के लिए, हाफ H2 प्लस Fe3 प्लस गिव्स H प्लस Fe2 प्लस। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। अब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होता है पता है आपको? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अच्छा, ई नॉट सेल को पता होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड बेस्ड SHE है, आपको पता है, दिख रहा है साफ साफ। एनोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो 0 होगा। तो ई नॉट कैथोड क्या है? ई नॉट कैथोड आपको दिया हुआ है 0.771 वोल्ट, तो वही हो जाएगा, मतलब 0.771 ये कैथोड, एनोड तो 0 ही है, माइनस। अच्छा, ये दिया है आपको 0.06, लेकिन आप देखोगे जब सबट्रैक्ट करोगे तो 0.059 ज्यादा अप्रोप्रिएट था। कैलकुलेशन करके देख लेना। n 1 होगा, आप देख सकते हो एक एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ है, तो n यहां पर 1 होगा। लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोल है, तो 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 का पावर हाफ 1 हो जाएगा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस। कुछ भी यही रहा है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस। इसको हम x मान लेंगे, इसको x मान लो। और ई सेल कितना दिया है? ई सेल आपको दिया हुआ 0.712, ठीक है, ई सेल है 0.712। घटा दो तो आ जाएगा आपको माइनस 0.059 इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग ऑफ x। हम बता रहे हैं आपको, ये रेशियो हम x ले लिए हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस को हमने x मान लिया। ये कैंसिल आउट हो गया, log x 1 आ गया, log x 1 आ गया तो x 10 होगा, ये तो ऑब्वियस है, तो रेशियो 10 है। इस तरह क्वेश्चन 24 जनवरी और 25 जनवरी के शिफ्ट में भी आया था। तो मतलब जो बच्चा मेमोरी बेस्ड पेपर देखा होगा उससे ये क्वेश्चन हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है ना। इजी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 30 जनवरी का पेपर है और 24-25 जनवरी को भी इस तरह का पेपर तो आया ही था। तो जो बच्चा मेमोरी बेस्ड पेपर देखा होगा उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि बस डेटा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। इजी क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। पहले सेल रिएक्शन लिख दो एनोड कैथोड पे,
फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दो, एनोड कैथोड पे, पहले एनोड पे लिखो फिर कैथोड पे लिखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, फिर नर्स्ट इक्वेशन लगा दो। और जो डेटा दिया हुआ था पूरा कैंसिल आउट होने वाला था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ कैलकुलेशन था कि आपको दिक्कत हो, डायरेक्ट कैंसिल आउट होने वाले थे, है ना। इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 300 ml बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। Assuming CO2 behaves as an ideal gas, ठीक है। The volume of dissolved gas at HTP is, ठीक है। At HTP मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है, चलो देख लो। मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। सिक्सटी अपॉन 1000 0.06 वॉल्यूम निकालना है भाई, मोल्स मिल गया। एचटीपी वॉल्यूम दे दिया 22.7, क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। 22.7 इंटू 0.06 और इंटू 1000 इसलिए किए क्योंकि ml में पूछ रहा है, ml में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। सॉल्व कर लो, 1362 कट जाएगा सारा, 1362 ml आ जाएगा। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ खास केमिस्ट्री लगा नहीं, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है कि मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, उसके लिए तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं खास, इजी क्वेश्चन है। 1362 आंसर है इसका, 1362 ml, इजी क्वेश्चन है ना। बहुत क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बस इतना पता होना चाहिए कि मोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू लीटर्स, उसके अलावा बाकी तो यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a solution containing 2 ग्राम ऑफ a non volatile solute in 20 ग्राम ऑफ वाटर, कोलिगेटिव लग रहा है साफ साफ। बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो डेल्टा टीबी निकाल दो, डेल्टा टीबी हो जाएगा 0.52 केल्विन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, भाई ये तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, ये भी इजी है, मैं ऐसे ही बोल दिया इजी क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड्स में आता है सब क्वेश्चन, जो लोग बोर्ड्स देंगे अभी, फिर 28 फरवरी हुई केमिस्ट्री है, तो इजी क्वेश्चन है। चलो देख लो, डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम, आई नहीं लेंगे है ना, कुछ दिया नहीं है तो I1 ले लेंगे। 0.52 इक्वल टू केबी क्या दिया है, केबी भी 0.52 दिया है भाई, और क्या चाहिए। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास 2 है, मोलर मास x मान लेते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 20 ग्राम है, तो 0.02 कर दो kg में, कैंसिल आउट है ना, x आ जाएगा 1/0.01, कैंसिल आउट, 2 से 2 कट जाएगा, तो 100 ग्राम पर मोल। क्या क्वेश्चन था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन में कुछ जान था नहीं, ये बोर्ड्स में आता है सब क्वेश्चन, है ना, और जेई मेंस में आया हुआ है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो जेई मेंस एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपसे, लेकिन लोग वो भी नहीं करते हैं। इजी क्वेश्चन। चलिए ये इंटीरियर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का है। क्या क्वेश्चन है, इफ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रेट कांस्टेंट दिया है, द टाइम टेकन बाय ए, इजी क्वेश्चन है, देख लो। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, T इक्वल टू 2.03 by K log of A0 by AT, है ना। 2.303 by K दिया है क्या, 2.011 इंटू 10 का पावर -3 इंटू log 7/2, log 7 का वैल्यू दिया है, log 2 का दिया है, तो log 7/2 log 7 माइनस log 2 होता है। इजी क्वेश्चन है ये, जो बच्चा बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, ये कर दिया होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। इंटू log 7 माइनस log 2, तो 0.845 माइनस 0.301, ठीक है, तो 0.544 हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 623 सेकेंड, सॉल्व कर लीजिएगा 623 सेकेंड आ जाएगा, है ना।
तो फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत इजी था, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, मेनली कैलकुलेशन में बच्चे फंस सकते थे। तो अगर आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो हम बोलेंगे, क्योंकि इंटीरियर टाइप में था और 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना होता है, तो हम बोलेंगे इसको आप इग्नोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं या वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। E होता है NH न्यू, टोटल एनर्जी होता है NH न्यू, N है नंबर ऑफ फोटॉन्स, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, N हो जाएगा 6.022, वैल्यू भी दिया हुआ है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 का पावर -34, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 2 इंटू 10 का पावर 12। आप इसको सॉल्व कर दो, है ना, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 798 जूल। ठीक है, 798 जूल हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, मेनली जो डिफिकल्टी होता कैलकुलेशन में होता है, क्वेश्चन तो कुछ जान था नहीं, हम तो इसको इजी क्वेश्चन बोलेंगे। ये वाला क्वेश्चन और इसके लास्ट वाला काइनेटिक्स क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इजी था, बच्चे फंस सकते थे कैलकुलेशन में, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट, ये रेडॉक्स का क्वेश्चन हो गया। तो बैलेंस परमैंगनेट है MnO4- से जा रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, Mn का यहाँ +7 होगा, Mn का यहाँ +4 होगा, एसिडिक मीडियम है, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। बहुत सब इजीएस्ट क्वेश्चन बोलेंगे, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 3 होगा, है ना। सिंपल पूछ रहा है, इन फैक्टर पूछ रहा है कि MnO4- MnO2 में जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, तो +7 से +4 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When 2 liter of an ideal gas expands isothermally into vacuum to a total liter of the change in internal energies, एक चीज याद रखिएगा, डेल्टा U होता है NCV T2 - T1 आइडियल गैस के लिए, डेल्टा U होता है NCV T2 - T1। आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि T1 = T2, तो ये 0 होगा, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी डेटा यूजलेस है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। आइडियल गैस के लिए डेल्टा U होता है NCV T2 - T1, आइसोथर्मल तो T1 = T2 कर दिए, 0 हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर करना चाहिए था आपको, वैसे आपको पता है इंटीरियर टाइप में 10 में से 5 ही करना होता है, ये करना चाहिए था, और इसमें कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं। ये वाला और इसके लास्ट वाला दोनों करना चाहिए था, है ना। इंटीरियर टाइप में आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप उस क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है उसको अवॉइड कीजिएगा, है ना। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ना। तो अगर कहीं पे भी थर्मोडायनेमिक ढंग से पढ़ लिए होंगे तो कर दिए होंगे, इजी क्वेश्चन, बाकी डेटा कोई यूज ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 600 ml of is mixed with 400 ml of this, the pH of mixture is। एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया रहे तो H+ या OH- होता है मिक्सचर में, याद रखना, N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2, ये फॉर्मूला आप याद रखना, है ना। अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया रहे तो H+ या OH- का कंसंट्रेशन इस फॉर्मूला से मिलता है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, एसिड का मिक्सचर है इसलिए H+ निकालेंगे, 600 × 0.01, HCl का इन फैक्टर 1 होता है, एक H+ देता है तो इंटू 1 कर देंगे, प्लस 400 × 0.01, H2SO4 2 H+ देता है इसलिए इन फैक्टर 2 लेंगे, 1 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी लेते हैं, मोलैरिटी नहीं लेते, इसको याद रखना। आप सोच रहे होगे सर 1 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला में नॉर्मेलिटी लिए हैं, मोलैरिटी नहीं लिए हैं, और नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर है वो कितना H+ देता है, तो HCl का एन फैक्टर 1 है, H2SO4 का एन फैक्टर 2,
वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, चूंकि ऊपर वॉल्यूम ml में लिए हो तो नीचे भी ml में लो। तो कितना है 600 प्लस 400 कर दो। अब सॉल्व करो, H प्लस क्या आएगा, 6 और 8 14, 14 इंटू 10 का पावर -3 आ गया H प्लस। तो pH होता है माइनस लॉग H प्लस, तो हो जाएगा 3 माइनस लॉग 14, लॉग 14 निकलेगा लॉग 2 और लॉग 7 से दिया हुआ है वैल्यू, शायद लॉग 2, लॉग 7 दिया है, लॉग 2 दिया है, वैल्यू पुट कर दो। 3 माइनस 0.30 प्लस 0.84, 1.86, pH आ गया 1.86, 10 का पावर -2 के टर्म्स में है तो 186 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 186। मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको, क्योंकि बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पता नहीं होता। मॉडरेट क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन इजी था इसका, है ना। आयनिक में कैलकुलेशन काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं था। मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहता कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर को कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A tri-substituted compound this gives neutral FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 मतलब फेनॉल होगा, और इतना कार्बन हाइड्रोजन के नंबर्स लग रहा है कि फेनॉल बेंजीन है। चलो देखते हैं आगे की कहानी। ठीक है, A with NaOH and CH3 gives C। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड गिव्स मिथाइल आयोडाइड, ईथर हो सकता है। एंड हॉट कंसंट्रेटेड NaOH गिव्स कंपाउंड भी, ठीक है। कंपाउंड A ऑल्सो डीकलराइजेस अल्कलाइन KNO4 का मतलब है डबल बॉन्ड है, अब बेंजीन नहीं करता, मतलब साइड चेन में डबल बॉन्ड है। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड ए। ये डेटा दे के पूछ के, ये क्वेश्चन पूछ के बाकी को यूजलेस कर दिया इन्होंने। जो ये सब डेटा है ना यूजलेस हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, ठीक है। तो क्या उसको यूज करेंगे? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जब कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो कितने कार्बन है? 10, तो 2 इंटू 10। हाइड्रोजन कितना है? अच्छा 2 इंटू 10 प्लस 2 -12। ऑक्सीजन का नंबर नहीं लेते ट्रिक में, याद रखना। जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का नंबर नहीं लेते। 2 इंटू कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2, तो कितना हो गया देख लो। 20 प्लस 2 22 माइनस 12 10/2 5। 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन हैलोजन नहीं है, इसलिए उसका ये नहीं हम, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला यूज कर दिए। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर नहीं लेते फॉर्मूला में और नाइट्रोजन हैलोजन है नहीं, और अपॉन 2 कर दिया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ गया। और बेंजीन रिंग है तो ऑब्वियस है, तो बेंजीन रिंग है तो एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन के चलते आता है, रिंग के चलते, रिंग है ना। तो 5 में से 1 घटा तो 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। 5 था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 था रिंग के चलते, जो बेंजीन है ना तो उसमें एक रिंग है ना, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग के चलते होता है। तो 5 में से घटा दिए 4, तो 4 पाई बॉन्ड होगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछ के इन्होंने बाकी रिएक्शन को यूजलेस कर दिया है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन जब फ्रेम करना चाहिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जिस बच्चा को ये फॉर्मूला पता होगा वो तुरंत कर देगा। बाकी आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट था। इसको याद रखिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला, है ना। कि अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 2। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में अगर कंपाउंड में रिंग हो तो रिंग का नंबर घटा दीजिएगा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मिल जाएंगे, है ना। मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, है ना। मॉडरेट इसलिए कि हो सकता है बहुत लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो बेसिक मेथड से किया होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है ना। और जिनको फॉर्मूला पता होगा तुरंत कर दिए होंगे, ठीक है। आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज एडेड टू 671.414 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म टू प्रिपेयर, मोलैरिटी दिया है डाइक्लोरोमीथेन। द कंसंट्रेशन ऑफ DCM पार्ट ppm बाई मास। ये सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन है क्लास 12th का, ppm का। तो ppm का फॉर्मूला आपको पता है,
mass of solute upon mass of solution into 10 का पावर 6। ये फॉर्मूला पीपीएम में यूज कर सकते हैं। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। चलो देखते हैं हम। तो डाइक्लोरोमीथेन का आपको ये दिया हुआ है, मोलारिटी दिया है ना, 2.6 मान लेते हैं, और ये दिया है वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं CH2Cl2 के। ये तो मोल्स था, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तो मोल्स हो जाएगा, और इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CH2Cl2 क्या हो जाएगा, 35.5 इंटू 2 कर दो, 71, 71 प्लस 12, 83, 83 प्लस 85, 85 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना, अब दिख रहा है साफ साफ कि सॉल्यूट का मास बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। तो सॉल्यूट का मास बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम केवल मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्यूट को नहीं ऐड करते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। सॉल्वेंट और है ना, सॉल्वेंट क्या है, अच्छा डेंसिटी दिया क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का डेंसिटी दिया है, तो क्लोरोफॉर्म का डेंसिटी दिया है आपको, तो आप निकाल लो, निकाल लीजिए आप उसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मास, तो 1.49 इंटू 671.141, ऊपर भी ग्राम में है, नीचे भी ग्राम में है, ठीक है। नीचे हम केवल मास ऑफ क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं क्योंकि सॉल्यूट का मास बहुत कम आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, और इंटू कर देंगे 10 का पावर 6, इंटू कर देंगे 10 का पावर 6, तो सॉल्व कर लोगे तो 148 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लोगे इसको तो 148 आ जाएगा। तो पीपीएम होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकला, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए और उसे मिल गया आपको नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को CH2Cl2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो उससे मिल गया आपको सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूशन का मास कैसे करेंगे, आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया है, दूसरा सॉल्वेंट का मास मिल गया, और सॉल्यूट का मास बहुत कम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और इंटू कर देंगे 10 का पावर 6, तो ये 148 हो जाएगा, है ना, देख सकते हो आप, है ना, 148 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर इसका मतलब, है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पेपर में जो 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री का गया था वो 68 पे गया, 68 मार्क्स पे गया था, ध्यान रखना। 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में गया था 168 मार्क्स पे, और ओवरऑल गया था 168 मार्क्स पे। केम में 68, ओवरऑल 168, मतलब केम तो हम बोलेंगे इजी था, ज्यादा इजी था, मॉडरेट कम था, इजी था, लेकिन ओवरऑल 168 है, इनकी फिजिक्स मैथ्स का सेक्शन टफ था। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 जनवरी के सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।